फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचगर। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल टीचगर में स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है आपका ऊष्मा से संबंधित है। दूसरा टॉपिक जो आप देख रहे हैं ऊष्मा हीट से। तो आइए आज हम भौतिक विज्ञान में दूसरे टॉपिक को आज हम देखेंगे, जिसमें लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 150 प्लस ऊष्मा में, जो कि आपको सभी एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके हमारा टीचगर पीडीएफ सर्च करेंगे, टीचगर पीडीएफ, तो यहाँ पे आप लोग का टेलीग्राम प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा हीट, इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसे हम आप लोग का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें भौतिक विज्ञान से था। तो चलिए दूसरा आज ऊष्मा चालू करते हैं और देखते हैं क्या है आज। तो फर्स्ट टॉपिक में हम उसमें देखे थे यांत्रिक के बारे में, तो आज हम देखते हैं ऊष्मा हीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं ऊष्मा से। ऊष्मा का पहला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा। समझिए एक तरह से ये टेस्ट भी है, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं का क्या होता है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जब वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होता है। तो जब हम कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका अणु का होता है प्रभाव, कि वह उसकी चाल बढ़ जाती है उसके अणु की। कोई वस्तु है, ठीक, तो उसकी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं, बॉर्म करते हैं, तो इसके जो अंदर जो इसके अणु होते हैं ना, उसकी चाल है जो बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। कोई वस्तु है, उसका ताप किसका सूचक है। तो उसके अणुओं के औसतन गति ऊर्जा का, उसके अणुओं के औसतन गति ऊर्जा का उसका सूचक है उसका ताप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। तो संपर्क करने पर उसका ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। मतलब कह रहा है क्या, इसका इसका आंसर भी होगा। ये बोल रहा है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है। यानी ऊष्मा है जो आपको अपेक्षाकृत ताप की वस्तु में से उस वस्तु में प्रवाहित होती है। यानी ऊष्मा है जो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर होगा 3। चौथा नंबर देखते हैं, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है क्या। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ कि वस्तु का क्या होगा। तो वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर किसी वस्तु को ताप में वृद्धि होती है, ठीक, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है तो वस्तु में क्या होता है कि उसका वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। पांचवा नंबर देखते हैं, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होती है। जब हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी चाल घट जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामफोर्ड ने। रामफोर्ड ने पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम बर्फ को दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिए थे। तो वे थे डेवी। डेवी उनका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर,
जब जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? इसका आंसर होगा 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। 4186 गुने 10⁻7 4.186 जूल प्रति कैलोरी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये तीनों होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था? ये 8 नंबर थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सही है, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, W/Q बराबर J, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो क्या होता है? तो जब हम पानी को मंथन करेंगे तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक, जब हम पानी को मंथन करते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। किस क्रिया के कारण? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त मथनी से मंथन या च्यूरिंग करते हैं तो उसका ताप क्या होता है? तो उसके ताप में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? झरना है, झरने में जब जल है जो ऊपर से गिरती है तो उसके ताप में क्या होता है? तो उसकी ताप बढ़ जाती है। ठीक, उसकी ताप बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक, ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी है, किलो कैलोरी भी है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक, केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। 16 नंबर देखते हैं, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होती है, क्यों? किसी विशाल झरना है, ठीक, उसके तली में पानी का तापमान ऊपर वाले भाग से अधिक होती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि गिरती हुई पानी की गति ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसके कारण उसकी तली का पानी का ताप अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करती है, क्यों? गर्मियों में ताप 46 डिग्री से ऊपर होने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस ताप तक बढ़ा लेती है ऊँट, इसके कारण वह गर्मियों में राहत की सांस लेती है 46 डिग्री सेल्सियस पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्फ पर जब दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर,
द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यानी अधिक फैलती है गैस। इसके कारण तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तापयुग्म तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है सीबेक के प्रभाव पर तापयुग तापमापी का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? अत्यधिक उच्च ताप की माप पूर्ण विकिरण उपतापी से की जाती है, यानी पूर्ण विकिरण उपतापी से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण विकिरण उपतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा आपको स्टीफेंस के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण विकिरण उपतापमापी आपको स्टीफेंस के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तु जैसे सूर्य की ताप को किसके द्वारा मापा जाता है, या तारे की ताप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा मापा जाता है सूर्य की और तारे की ताप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। ठंडे देश में पारा के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? यानी ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी द्वारा वहाँ के तापमान मापी जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है? तो एल्कोहल, इसका कारण है कि एल्कोहल द्रव्यनांक निम्नतर होता है, यानी एल्कोहल का द्रव्यनांक बहुत कम होती है। तो यहाँ हम बता दें एल्कोहल का द्रव्यनांक कितना होता है, यानी उसका एल्कोहल आपको है जो -115 डिग्री सेल्सियस पे जाके वे जमती है। इसके कारण ठंडे देशों में पारे की जगह आपको एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पारा का बता दें तो पारा का आपका जमने का होता है, पारा का -36 डिग्री सेल्सियस पे पारे जमती है। पारे कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो आपको हम बता दें कि पारा आपको जमती है पारा जमती है 36 डिग्री नहीं, पारा आपको जमती है -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, ठीक है। और एल्कोहल आपको 115 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, और पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापा जाता है। ऐसे ल्यूसेंट में दिया हुआ है कि 800 डिग्री सेल्सियस के ताप के ऊपर से मापा जाता है, तो यहाँ 800 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। थर्मोकपल यानी तापयुग्म द्वारा क्या बनाया जाता है? थर्मोकपल तापयुग्म द्वारा बनाया जाता है आपका दो असदृश धातुएं थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो सूर्य का ताप आपको मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ठीक। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य की ताप मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारक से संबंधित है। तो तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। और करण कह रहा है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता
तथा वाष्पशील नहीं है। तो इसका देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। आगे है, तो आगे इसका आंसर इधर है। तो इसका आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं। तो वहाँ इसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं। ए एवं आर दोनों सही है या आर ए का सही समष्टिकरण है। तो आप लोग वहाँ देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग फिर से बैक जाकर देख सकते हैं। तो इसका हम आंसर आपको बता दें कि इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही समष्टिकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्न में से कौन सही है, यहाँ दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सही है जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एफ माइनस। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना, फॉर्मूला दिया हुआ रहता है फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, तो यह सेल्सियस निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला ये होता है एफ माइनस 32/9 बराबर C/5। ये इसका फार्मूला सही है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा तो सेल्सियस निकल जाएगा, यहाँ से सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्रमशः कितना। तो सेल्सियस मापक्रम पर क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वथनांक होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, सेल्सियस तापक्रम पे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारे खौलने लगती है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस है जो परम शून्य ताप है, जो कि सबसे न्यूनतम ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, केल्विन में व्यक्त किया जाता है। तो आपको आप बता दें कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 310 केल्विन। मानव का सामान्य ताप कितना होता है केल्विन में, तो 310 केल्विन। आगे देखते हैं। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे। यानी कितना तापमान होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होंगे। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। तो ऑप्शन होगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। न्यूनतम संभव ताप कितना है, मतलब न्यूनतम सबसे कम संभव तापमान कितना होगा। तो आपको ऊपर ही बताएं कि -273 डिग्री सेल्सियस है जो सबसे कम तापमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उसका वस्तु का ताप कितना होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर इस वस्तु की ताप हो जाएगी आपको 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फ़ारेनहाइट पे अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 37 नंबर। सेल्सियस पैमाने पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो, कितना 0 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट के स्केल पर डिग्री कितने के बराबर होगा। तो बता दें कि इसका आंसर होगा आपका 32 डिग्री। अगर सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के डिग्री पर होगा 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर इनका कितना तापमान होगा। तो इनका तापमान हो जाएगा आपका
37 डिग्री सेल्सियस। अगर मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है, तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को देखें तो सेल्सियस में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है मानव शरीर का सामान्य ताप। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का ताप कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 212 डिग्री। देखिए, समान ताप पर अगर वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाली पानी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलती है, तो इसको फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलेगी कोई वायुमंडलीय दाब पर पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैसूर में जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगी, तो आपको मैसूर में हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि वहाँ ऊंचाई अधिक है इधर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ऊपर हम फार्मूला बता दिए थे, उससे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कैसे फ़ारेनहाइट निकलेगा। ये देख लेते हैं फार्मूला कौन सा है, इस पे फ़ारेनहाइट निकलेगी। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इसका फार्मूला लगेगा आपका C-0/100 बराबर हो जाएगा आपका, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F-32/180। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस से। और अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा तो आप सेल्सियस निकाल लेंगे। ठीक, सेल्सियस, तो यहाँ पे सेल्सियस लिख देंगे 60, फ़ारेनहाइट निकल जाएगी। अगर फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो यहाँ फ़ारेनहाइट लिख के यहाँ सेल्सियस निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 42 नंबर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितनी होती है, सामान्य तापक्रम? तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, इसे पॉइंट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप आपको हो जाएगा सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो कह रहा है किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक के दूना हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेल्सियस पर ना फ़ारेनहाइट का तापमान दुगना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। ठीक, 45 नंबर देख लेते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। कहता है कि जब अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, तो अचानक गर्म होने के कारण वह गिलास विस्तारित हो जाती है, जिसके कारण वह टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बता दें, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा
4 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है, पानी का घनत्व है जो बढ़ता है, ठीक। और जब 4 डिग्री से ऊपर हो जाता है, पानी गर्म करते हैं, तो उसका आयतन घटता है। पहले उसका आयतन 0 से 4 डिग्री तक गर्म होता है तो बढ़ता है, फिर उसका घटता है। इसलिए यहाँ पे पानी का घनत्व कहा गया है कि आपको 4 डिग्री से पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। अभी आप लोग को बताए थे, तो आप लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो ये पहले घटेगा, फिर इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या होगा, उसका उल्टा ही होगा। तो जब ठंडा किया जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 49 नंबर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, ठीक है। गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर होता है, ये गलत बात है, भी गलत है। सी को चिकाता है, गर्मी के कारण रबर कड़ा हो जाता है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, ये आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसका लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होता है। तो शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाएगी तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसका चौड़ाई आपका अव्यवस्थित रहती है, ठीक। इसका चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन। लोला घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो लोला घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है लोला की लंबाई बढ़ जाने के कारण, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। तो क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसके कारण बोतल टूट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण भी वही है कि पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है या गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, इसके कारण वहाँ पे दो पटरियों के बीच गैप छोड़ दिया जाता है कि अगर गर्मी के दिन में ये पटरी फैले तो दोनों सट जाए, अगर सटा हुआ रहेगा तो पटरी टेढ़ा हो जाएगा, इसके कारण रेल दुर्घटित हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पे गैप छोड़ा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के आधा स्थल में जल का तापमान कितना होगा। तो उसका तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सेम होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों।
क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है, जिससे बर्फ के ऊपर राहत के नीचे पानी रहता है। बर्फ के ऊपर राहत के नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी बर्फ के नीचे पानी रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे पानी, तो बर्फ बनेगी नहीं। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके कारण वहाँ पे मछली उछली जीवित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा का संचरण का विधि है आपको चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों ऊष्मा का संचरण विधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर होगा चालन के कारण। कहता है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, तो चालन द्वारा नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण आपको संवहन विधि द्वारा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण। तो विद्युत केतली में पानी आपको गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होती है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है। तो सूर्य की किरण, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आपको विकिरण माध्यम के द्वारा पृथ्वी पे आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा का स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी होती है। अतः ऊष्मा संचरण का कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि। विकिरण विधि में ना ऊष्मा का संचरण होता है लेकिन उसके कण गति नहीं करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला क्वेश्चन, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। तो चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। ठीक, अधिक होती है। क्वेश्चन आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण मापती है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण मापती है। 68 नंबर देखते हैं, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल छुएं तो लोहा का टुकड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। तो क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा है जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहे के रड ठंडे में अधिक ठंडे होते हैं लकड़ी की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखें 69 नंबर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है। तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। जब कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे की ताप बढ़ जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल पंखे के बंद कमरे में चलने पर कमरे की हवा क्या होती है। तो बंद कमरे में अगर टेबल फैन चलाएंगे तो उस कमरे की हवा क्या होगी। तो उस कमरे की हवा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कमरे का। मैंने कह रहा है क्या कि एक टेबल पंखे को
बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? देखो, टेबल लैंप में अगर हम चलाएंगे तो इसका आंसर होगा कि गर्म होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर ए होगा कि जब हम रूम में बंद कमरे में कोई पंखा चलाएंगे तो उस पंखे से हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बंद रहेगा तो गर्म होगी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 21 रहा इधर। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो अभी उधर क्वेश्चन था ये, तो आप लोग को बता दें कि जब कमरे का रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहेगा तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो कमरे के तापमान बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमरे धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो ताप चालकता क्या होगी? यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी ताप चालकता क्या होगी? तो उसकी ताप चालकता कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक आपका हो जाएगा, इसमें गर्म पानी, अस्थिर पानी, अस्फीत पानी, ठंडा पानी या समुद्र पानी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पानी का ऊष्मा है जो सबसे अच्छा सुचालक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपका संवहन। संवहन है जो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें सबसे अच्छा ऊष्मा चालक है पारा। पानी नहीं, ईथर नहीं, बेंजीन नहीं, पारा गाढ़ा होने के कारण यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। अवरक्त किरण होते हैं जो सूर्य कुकर को गर्म कर देता है, जो सूर्य का भाग है अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। शीतलक में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखती है शीतकाल में कपड़े। क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर का ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। इसके कारण हमारा शरीर शीतकाल में गर्म रहती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 78 नंबर। धूप से धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? तो धूप से बचने के लिए छाते में सबसे अच्छा रंग होगी आपका ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अगर ऊपर सफ़ेद होगा तो वो क्या करेगी कि बहुत सारे किरण को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसके कारण वह गर्म कम होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या है? तो इसका आंसर होगा ये अधिक गर्मी महसूस करती है। ठीक, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या है? तो अफ्रीका में अधिक गर्मी महसूस करती है इसके कारण। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? तो क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण सुबह की किरण सूर्य का गर्म नहीं होता है अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने का सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है, इसीलिए हमें पहनने की सलाह दी जाती है ग्रीष्म काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है
क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े हैं जो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए वह कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो अधिक ज्वालक पैदा होता है भाप के द्वारा। भाप के द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 84 नंबर, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास का बाह्यतम सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भार होगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठंडे जल से। कहता क्या है ये क्वेश्चन कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास की बाह्यतम सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जा सकती है जो भार हो ठंडे जल से, जो ठंडे जल से भरा हुआ हो, तभी उसे हम पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम दिया था किरचॉफ ने। तो ये किरचॉफ का नियम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह नियम किसका है? तो यह नियम आपका है स्टीफेंस का। किसका? स्टीफेंस का। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। स्टीफेन का विकिरण का नियम क्या है? तो स्टीफेंस का विकिरण का नियम आपका है E/T/4, ई अल्फा T/4, ई अल्फा T/4 आपका स्टीफेंस का विकिरण नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किन का नियम था? तो यह नियम था आपका न्यूटन का शीतलन नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, तभी न्यूटन के शीतलन नियम लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितनी समय लेगी? इसका आंसर होगा आपका 10 मिनट से अधिक का समय लेगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 90 डिग्री से 80 डिग्री तक के ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना लगेगा? तो वो भी 10 मिनट से अधिक समय लेगी। 90 से 80 होने में लगता है उतना, यानी 10 डिग्री का फ़र्क है, तो 10 मिनट लेता है। तो 80 से 70 होने में 10 मिनट से थोड़ा सा अधिक लेगा समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर, थॉमस फ्लास्क किसके आविष्कारक है? थॉमस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डिवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किस विधि से? तो इसका आंसर होगा आपका चालन एवं संवहन विकिरण, ये तीनों से रोका जा सकता है थर्मस फ्लास्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए उसकी दीवारों को चमकीली की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखा जाता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्यतम आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर,
किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने की थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण से। विकिरण से। अगला क्वेश्चन 96। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा कितना होगा? तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? विशिष्ट ऊष्मा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होती है? तो जल में। जल में सबसे अधिक ऊष्मा का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जो कि होता है 4200 के बराबर होती है। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो जल में। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा आधारित काफ़ी अधिक होती है, इसके कारण वह जल्दी गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसके कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है, यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है। 101 नंबर क्वेश्चन। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्न तापीय परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होती है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में आपको न्यून तापों का अनुप्रयोग होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ इनमें से कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन। ये तीनों हैं जो कि ऊर्ध्वपातन के पदार्थ हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 105 नंबर। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ यानी जिस ताप पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। 106 नंबर। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है? तो क्वथनांक कहलाता है। जब जिस ताप पर कोई द्रव है जो ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाएगी तो क्वथनांक होगा। द्रव में बदलेगा तो गलनांक हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। अगर कोई शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जैसे बर्फ में अगर हम नमक डाल देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा होती है, तो उसका अपेक्षा होती है निम्न होती है। कैसी होती है? निम्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव के वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में
पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प कहते हैं। द्रव से जब वाष्प में पदार्थ कोई अवस्था परिवर्तन होता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को हम कहते हैं गलन। गलन कहते हैं। जब कोई ठोस द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कर लेता है उसे हम गलन कहते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के कारण आपको प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर प्रभाव पड़ता है, जो कि घट जाता है उसका गलनांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का उबलता है, पानी कब उबलता है? तो जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो तब पानी उबलता है। ये गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता तो नहीं उबलता है, उससे ज़्यादा होता है तब उबलता है। जैसे देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाती है तब पिघलता है, तब वह पानी है जो उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बात ठीक हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, गैस में 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर के बाद 114 नंबर। पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है, तब पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 273.16 केल्विन। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन होती है। 115 नंबर क्वेश्चन। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो उसका तापमान घटेगी। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान में घटौती होती है यानी घटता है। अगला क्वेश्चन 116। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वह कौन सी ताप होती है? तो वह ताप होती है आपका त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पे बर्फ पानी और वाष्प का संतुलन सेम होता है, त्रिक बिंदु कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस वहाँ से, तो आप लोग ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 117 नंबर देखते हैं। बाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो बाष्पीकरण की दर निर्भर कहाँ नहीं करेगी? तो द्रव के संपूर्ण मात्रा पे। द्रव के संपूर्ण मात्रा पे बाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है चावल के पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगेगी? तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ समुद्र तट पर, समुद्री गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर। तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे चावल पकने में बहुत अधिक समय लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो किसी द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है आपको द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हैं जो द्रव के वाष्प की दर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। जल का क्वथनांक कितना है? जल का बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर है ऊंची पहाड़ियों पर
हिमताप क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप होती है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। इसी के कारण उच्च पहाड़ियों पर हिमताप होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, इसके कारण ये एक साथ नहीं पिघलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। 123 नंबर है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका वायुमंडलीय दाब कम रहता है, इसके कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं बनती कि वहाँ बाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसके कारण वहाँ पे ओस नहीं बन पाती है। 125 नंबर देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा आपको वातम ताप पर, वायु पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही पर, क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है, वातम ताप पर निर्भर होती है, वायु पर भी निर्भर होती है और वायुमंडलीय आर्द्रता पर भी निर्भर होती है, इसलिए इसका आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, इसका आंसर होगा क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, इसके कारण बर्फ के दोनों टुकड़े चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 128 नंबर। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ है जो पानी, जब गिलास में वह बर्फ पिघलेगी तो वह पानी बन जाता है, जिसके कारण वह नहीं बढ़ती है, क्योंकि जितना वो बर्फ रहता है उतना वो अपना घनत्व पहले से लिए हुए रहता है उसमें, तो उतना ही पानी उसमें बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 130 नंबर 130। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ताप अधिक होने के कारण, यानी क्वथनांक अधिक ताप होने के कारण। ताप अधिक होने के कारण क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाने जल्दी बन जाते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका आंसर है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यही इसके कारण ही मनुष्य परेशान हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं, तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे उबलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह उत्सर्जित या अवशोषण ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करता है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी इसकी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं?
तो इसका कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा की मान कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब वाष्प की गुप्त ऊष्मा की मान कितनी होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा की मान होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप में हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसके कारण। अगला क्वेश्चन 139। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऊर्जा इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 140 नंबर। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी की किस नियम से मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर। रुद्धोष परिवर्तन एडियाबैटिक चेंज क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित होती है। रुद्धोष परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर है 142। समतापीय परिवर्तन आइसोथर्मल चेंज में क्या है? समतापीय परिवर्तन में क्या होती है? तो समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर होगा बी। 143 नंबर। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान तापमान बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य है रेफ्रिजरेटर में। 144। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 145 क्वेश्चन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 केल्विन। 6000 केल्विन 6000 केल्विन होती है कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पे गलत दे दिया है, यहाँ पे सेल्सियस होगा, ठीक। 6000 डिग्री सेल्सियस होती है सूर्य के सतह का तापमान। आगे देखते हैं 146 नंबर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होती है? तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो वह उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटती है। आगे देखते हैं। इसी में बताएं तो अगर बर्फ़ में आपको नमक मिलाया जाएगा तो उसका जमाव बिंदु क्या होगी? उसका पिघलने की दर कम जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147। गर्म मौसम में पंखे चलाने से आराम महसूस होती है, क्यों? तो क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, इसके कारण हमें ठंडा महसूस होती है, इसलिए गर्म मौसम में पंखे चलाने से आराम महसूस होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर देखते हैं। 148 में कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को जब हम कमरे में छोड़ेंगे तो हमारी कमरे ठंडी हो जाएगी। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन क्या है? ताप अस्थायी डाइस स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, इसका आंसर होगा ताप। इसका आंसर होगा ताप। ताप अस्थायी ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
150 नंबर, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। यानी किस 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 बिंदु पर आपका फ़ारेनहाइट तापक्रम है जो सेंटीग्रेड तापक्रम के दुगना हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड से अधिक तापमान दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 नंबर, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन आपका है तापमान को स्थिर रखने में। थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है ताप को स्थिर बनाए रखने में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 153 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है मनुष्य का शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158, तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में इसलिए पकता है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसके कारण प्रेशर कुकर में खाने जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका और आंसर हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी होता है। और इसमें होता है कि ताप बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण प्रेशर के कुकर में खाना जल्दी बन जाती है। अगला क्वेश्चन 155, गर्म करने से विस्तारण होता है। गर्म करने से क्या विस्तारण होता है। इसका आंसर होगा पदार्थ का घनत्व घट जाता है। यानी पदार्थ को गर्म करने से उसका क्या होता है, उसका घनत्व घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कि अब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह पदार्थ का घनत्व घट जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्यों। तो क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, सफ़ेद रंग का कपड़ा, इसलिए गर्मियों में ये आरामदेह होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। बार बार क्वेश्चन आ रही है, इसका मतलब कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। तो इसका आंसर होगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलते हैं, इसके कारण अधिक दाब से पानी अधिक तापक्रम पर उबलते हैं, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाने जल्दी बन जाते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या है। तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट है जो किसी निकाय का तापक्रम को स्वयं नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। 159 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रण करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना था कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, तो ये दोनों तापक्रम नियंत्रित नहीं करते हैं, तो ये गलत है। बी क्या कह रहा है कि एयर कंडीशन तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं तो दोनों वायु की गति नियंत्रित करती है, ये भी गलत है, दोनों वायु की गति नियंत्रित नहीं करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि एयर कंडीशन है जो कि आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर है जो आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर, एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन सा थर्मामीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः विकिरण पायरोमीटर।
पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है जो 200 डिग्री सेल्सियस ताप के उपयुक्त को माप सकता है। इधर जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन के अनुसार सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापता है। इस ऑप्शन के अनुसार ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, यानी जो सीले लिख दिया, गीले लिखना चाहिए था, यहाँ होगा गीले। जब गीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर दिए हुए ऑप्शन नंबर ए में, तो ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ये गलत होगा। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन और क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। ये आंसर लग रहा है कि सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर। 162 नंबर में कह रहा है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो इसका आंसर होता है कि दोनों कमीजों के बीच वायु के प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करता है। इसके कारण एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो इसमें ऊष्मा धारिता सबसे अधिक किसकी है? तो इसका आंसर होगा जल का। जल का ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षा आर्द्रता क्या होगी? तो अपेक्षित आर्द्रता आपका घटती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता वहाँ पे घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस है जो 300 केल्विन के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन। जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसमें अवशोषित होने वाली वाष्प को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पर। तो दोस्त आज हम आप लोग के लिए इसमें ऊष्मा से संबंधित 166 क्वेश्चन देखें, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम नाम है हमारा, टेलीग्राम का नाम है हमारा टीचगढ़, TEACH टीचगढ़ PDF। टीचगढ़ PDF पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ से आप हमारा इस वीडियो का आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दी जाती है हर एक दिन वीडियो के बाद। तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।